बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। और हमने स्टार्ट किया हुआ था जी बायोलॉजी पार्ट 2, चैप्टर नंबर 15 हमारा चल रहा है। 9 हमारे लेक्चर अब तक हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 10। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने किडनी का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में वो किडनी का पोर्शन हम कंप्लीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। कुछ लेक्चर्स में आपने पीछे किडनी का स्ट्रक्चर देखा और साथ आपने फिर नेफ्रॉन जो कि फंक्शनल यूनिट था किडनी का वो देखा। फंक्शनल यूनिट में नेफ्रॉन का फंक्शन आपने देखा, यूरिन की फॉर्मेशन देखी। ये सारा पोर्शन हम पीछे क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किडनी स्टोन, वो किस तरह हम उस किडनी स्टोन को रिमूव करते हैं और फिर डायलिसिस क्या होता है। और अगर डायलिसिस जो है अगर उससे छुटकारा चाहते हैं तो फिर आपने क्या करवानी है, केटीपी करवानी है, यानी किडनी ट्रांसप्लांट। तो आज के लेक्चर में हमें करना है किडनी स्टोन, मेथड टू रिमूव किडनी स्टोन, और साथ हमें क्या करना है जी, किडनी ट्रांसप्लांट करना है और साथ डायलिसिस करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो अब क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ किडनी स्टोन, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसे आपने लॉन्ग की सेंस में अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन क्या है? किडनी स्टोन है स्टोनी मटेरियल आर फाउंड इन द किडनी। अब स्टूडेंट आपको याद होगा हमारे जो थे मेटाबॉलिक वेस्ट वो बेशुमार थे। यूरिया था, यूरिक एसिड था और साथ ही साथ अमोनिया वगैरह और भी बेशुमार जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो कि फिल्ट्रेट के अंदर होते हैं, फिल्टर के दौरान वो निकल के बाहर आते हैं। तो अब अगर वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेट ना हो पाए, प्रॉपर तरीके से वो बॉडी से डिस्पोजल उनका ना हो और वो किडनी के अंदर ही अकैमुलेट होना शुरू हो गए, या जो था वो प्रॉपर तरीके से यूरिन बन गया लेकिन वो किडनी के अंदर दोबारा केमिकल आपस में ज्वाइन हो गए और ज्वाइन होकर उन्होंने क्या किया, एक स्टोनी मटीरियल बना दिया। वो स्टोनी मटीरियल किडनी के अंदर जो है वो रुक गया, या यूरिटर के अंदर रुक गया, या ब्लैडर के अंदर आके रुक गया, तो वो क्या करेगा, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। क्योंकि आपको पता है यूरिटर का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा नैरो होता है। जब नैरो साइज़ है तो वो स्टोनी मटेरियल जब जो है वो स्टोन मूव करेगा और यूरिटर में आएगा, और अगर यूरिटर में आके वो अटक गया तो अब प्रॉपर यूरिन भी नीचे नहीं जा पाएगा। जब यूरिन नहीं जा पाएगा तो डेफिनेटली यूरिन रिलीज़ नहीं होगा। यूरिन रिलीज़ नहीं होगा तो उसी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो भी रिलीज़ नहीं होंगे, तो सारा जो बोझ है वो किडनी पे पड़ता जाएगा और इस तरह किडनी के डैमेज होने के चांसेस या किडनी के फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो किडनी स्टोन हमने कहा ये एक स्टोनी मटेरियल है जो किडनी वगैरह के अंदर या यूरिटर वगैरह के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, अकैमुलेट होना शुरू हो जाता है, और उसकी बिहाफ पे क्या होती है, अच्छी खासी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी यूरिन के फ्लो में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है वो जो किडनी स्टोन है उसकी नेचर क्या होती है, तो डेफिनेटली डिफरेंट नेचर के होंगे, क्योंकि हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट डिफरेंट टाइप्स के थे। डिफरेंट टाइप्स में आपने पढ़ा था कि जी हमारे उस नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट की मिकदार थी वो आपकी बॉडी से रिमूव करवानी है, और भी बेशुमार नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं जो बॉडी में बहुत ही ज़्यादा थे। तो जो हमारे पास स्टोन होगा वो डिफरेंट केमिकल नेचर का होगा, क्योंकि हमारी डाइट डिफरेंट है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी क्या है, डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे सपोज कीजिए मैं कहता हूं आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अब जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो बॉडी क्या करेगी, इसको वेस्ट करेगी, तो अब यूरिन में मैक्सिमम कैल्शियम के लेवल को क्या कर दिया जाएगा, हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड और इन बॉडी विल बी कंसिडर एज हाइपर कैल्सीमिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है आपकी बॉडी में ऑक्सलेट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर ऑक्सलेट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर ऑक्सलेरिया। अब स्टूडेंट ऑक्सलेट क्या होते हैं, आप मैट्रिक लेवल पे पढ़ के आए हैं, ये बेसिकली ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो प्रॉपर तरीके से जो है वो बॉडी में प्रॉपर तरीके से जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो अकैमुलेट होना शुरू हो जाता है, और ये ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर या जो टमाटर होता है, टमाटो, उसके छिलके के अंदर पाया जाता है और ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। तो अब अगर बॉडी में वो ज़्यादा हो गया, वो तो प्रॉपरली पहले ही जो था वो अकैमुलेट हो रहा था, अब बॉडी में कैल्शियम भी ज़्यादा हो गया, तो अगर कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों आपस में मिल जाएं देन दे विल फॉर्म अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट। और वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्या करेगा, किडनी में स्टोन काज करेगा। तो एक तो अच्छी खासी जो है वो स्टोन की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन वो इसकी वजह से हो जाएगी, और इसमें जो है वो नेचर क्या होगी,
कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों मिलकर क्या होंगे, कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। और याद रखिएगा मैंने आपको बता दिया ऑक्सलेट कहाँ पे होता है जी, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में होता है और जो टमाटोज वगैरह होते हैं उनके छिलके के अंदर होता है। सो अगर हम परसेंटेजेस देखें कि जो हमारे पास किडनी स्टोन्स हैं तो सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन कौन सी होती है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो चांसेस या जो सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं। यानी कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टोन होता है जो कि है ऑलमोस्ट 70%। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे किडनी स्टोन रिपोर्ट हुए हैं वो हमारे पास है जी कैल्शियम फॉस्फेट विच आर 15%। और जो तीसरे नंबर पे जो रिपोर्ट हुए हैं वो आपके पास क्या है जी यूरिक एसिड जो कि है आपके पास कितना 10%। बाकी जो रिमेनिंग 5% है वो डिफरेंट नेचर के, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन डाइट जिस नेचर का वेस्ट होगा उस नेचर के की डिफरेंट मिकदार में आपके पास बनने के चांसेस हैं स्टोन के। तो जो सबसे ज़्यादा होगा वो आपकी बॉडी में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो इनकी परसेंटेजेस आपको याद रखनी है, ये आमतौर पे एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं। अब हमारे पास मेथड टू रिमूव किडनी स्टोन, अब कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हमने इन किडनी के स्टोन्स को रिमूव करना है, क्योंकि हमने कहा ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहे हैं। जब ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहे हैं तो इनको बॉडी से रिमूव करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किस तरह इनको रिमूव करवाया जा सकता है, नंबर 1 सर्जिकल मेथड, नंबर 2 नॉन सर्जिकल मेथड। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो सबसे बड़ा आसान तरीका यह है कि आप क्या कीजिए, मैक्सिमम पानी का यूज़ कीजिए। एक अंदाजे के मुताबिक मैक्सिमम पानी पीने से 90% किडनी स्टोन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मैक्सिमम पानी पीने से रिमूव ना हो तो फिर आपको क्या करवानी पड़ती है जी, आपको या तो सर्जरी करवानी पड़ेगी जिसे आप सर्जिकल मेथड कहोगे, या एक नॉन सर्जिकल मेथड होता है फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। लेकिन आपके सिलेबस में चूंकि नॉन सर्जिकल मेथड है, सो आइए स्टार्ट करते हैं नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ किडनी स्टोन विच इज लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी क्या होता है, बेसिकली लिथोट्रिप्सी इज नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। यानी इसमें आपने प्रॉपर कोई सर्जरी नहीं करवानी, बॉडी को किसी किस्म का कोई कट नहीं लगता, बल्कि क्या किया जाता है जी, बॉडी के बाहर से स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो है वो एक्सरेज आपकी बॉडी में एमिट की जाती हैं, पेनिट्रेट की जाती हैं। अब वो जैसे ही आपकी बॉडी में पेनिट्रेट होंगी वो एग्जैक्ट स्टोन के ऊपर जाती हैं और स्टोन को क्या करती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देती हैं। अब वो जो स्टोन छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा तो वो सैंड की तरह बन जाएगा और वो यूरिनेशन के थ्रू आपकी बॉडी से क्या करवा दिया जाएगा, रिमूव करवा दिया जाएगा। सो लिथोट्रिप्सी में क्या होगा, यूज टू ब्रेक अप द स्टोन्स दैट फॉर्म इन द किडनी, यूरिटर और गॉल ब्लैडर। तो स्टोन चाहे आपके गॉल ब्लैडर में है, चाहे यूरिटर में है, चाहे आपकी किडनी में है, हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करने के लिए स्पेसिफिक वेव्स यूज करेंगे। अब वो वेव्स क्या होंगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली एक्स रेज होंगी जिन्हें आप अल्ट्रासाउंड जो है वो वेव्स बोलते हो, और वो अल्ट्रासाउंड मशीन से निकाली जाती हैं और उनकी डायरेक्शन होती है एग्जैक्ट ऑन किडनी स्टोन। जैसे ही वो किडनी स्टोन पे पड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, ये ब्रेक कर देती हैं किडनी स्टोन को इनटू स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, और वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से क्या करवा दिए जाते हैं, रिमूव करवा दिए जाते हैं। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ इसको क्या करवा दिया जाता है, बॉडी से रिमूव करवा दिया जाता है। वंस अगेन याद रहे हम करते क्या है, इसमें हम अल्ट्रासाउंड जो है वो वेव्स यानी एक्स रेज जो है वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करवाते हैं एग्जैक्ट ऑन किडनी स्टोन। अब ये सारा कुछ किस तरह होता है, ज़रा ये एनिमेशन गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए जी, ये पेशेंट है जिसकी किडनी के अंदर स्टोन है, तो मशीन से किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट की जाती है। एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद एग्जैक्ट उस किडनी के अंदर किस जगह पे स्टोन मौजूद है उसकी जो है वो लोकेशन जो है वो सर्च आउट की जाती है। तो ये देखिए जी, ये स्टोन की एग्जैक्ट लोकेशन को क्या कर लिया गया, सर्च आउट कर लिया गया किडनी के अंदर। उसके बाद क्या किया जाता है, ये देखिए जी, ये एक्स रेज जो है वो इमिट की जाती हैं। अब वो एक्स रेज जाती हैं और जाके उस स्टोन को ब्रेक कर देती हैं इनटू स्मॉल सैंड पार्टिकल, और ये सैंड पार्टिकल बाय यूरिनेशन आपकी बॉडी से क्या करवा दिया जाता है, रिमूव करवा दिया जाता है। तो इस तरह ये आपके पास एक नॉन सर्जिकल मेथड है जो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करवाई जाएगी एक्स रेज। उनसे किसी किस्म का आपकी बॉडी को शॉक नहीं लगता, किसी किस्म का कोई करंट नहीं लगता, बॉडी को फील भी नहीं होता, वो वेव्स अंदर जाती हैं और जाके स्टोन को क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। द नेक्स्ट वन इज रिनल फेलियर। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है वो किडनी क्या हो रही है जी, ख़राब हो रही है। वो किडनी स्टोन की वजह से ख़राब हो गई या कुछ और फैक्टर इन्वॉल्व हैं, उन्होंने किडनी को ख़राब कर दिया। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो किडनी को ख़राब कर सकते हैं, वो हो सकते हैं जी आपके पास पैथोलॉजिकल मीन
कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उन्होंने आके क्या कर दिया जी, नेफ्रॉन को डैमेज कर दिया, या कोई केमिकल आपने ऐसे यूज़ कर लिए जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल थे, उन्होंने नेफ्रॉन को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, जिससे किडनी क्या होना शुरू हो जाएगी, ख़राब होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि किडनी का फंक्शनल यूनिट ही क्या है, नेफ्रॉन। तो किडनी के ख़राब होने का मतलब यह है कि नेफ्रॉन ख़राब हो रही हैं, और नेफ्रॉन के ख़राब होने का मतलब है कि आपकी किडनी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो पार्ट अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, ग्लोमेरुलर पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा क्या होता है, अफेक्ट होता है। अब स्टूडेंट, ग्लोमेरुलर वाला पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आपको मालूम था एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है, इफरेंट से चला जाता है, तो वहां से कंटेंट फिल्टर होता है। जब फिल्टर होता है तो वो आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन के बूमन कैप्सूल्स में चला जाता था। तो वहां पे आपने पढ़ा था, वहां से जितनी असेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो रीअब्सॉर्ब करवा ली जाती हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट विल रिमेन इनसाइड द रीनल ट्यूब्यूल, और वो यूरिन बना के बॉडी से क्या कर दी जाती है, रिमूव करवा दी जाती हैं। लेकिन अगर आपका ग्लोमेरुलर पार्ट ही खराब हो गया है तो अब क्या होगा, प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से वेस्ट जो है वो फिल्ट्रेट में नहीं जाएगा, तो इस तरह प्रॉपर तरीके से यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगी, नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी से डिस्पोज नहीं किए जाएंगे, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी में अच्छी खासी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। सो अगर ग्लोमेरुलर पार्ट अच्छा खासा अफेक्ट होगा तो उससे रिजल्ट क्या निकलेगा, डेफिनेटली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रॉपर तरीके से वो फिल्टर नहीं किए जाएंगे, तो प्लाज्मा के अंदर यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह या दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जिनमें मोस्ट फेमिलियर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, एनीमिया यानी कि ब्लड की, खून की अच्छी खासी क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि वहाँ पे सारा तो कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी से प्रॉपर तरीके से वो डिस्पोज नहीं हो रहे। सो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमने कहा जी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहे, नेफ्रॉन के पार्ट जो है वो क्या हो चुके हैं, वो डैमेज हो चुके हैं, फिल्ट्रेट प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा, तो उसके लिए फिर हमें आर्टिफिशियल मेथड अडॉप्ट करना पड़ते हैं ताकि उन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से क्या करवाया जाए, रिमूव करवाया जाए। उन मेथड्स में मोस्ट फेमिलियर इज डायलिसिस। सो डायलिसिस क्या है, एन आर्टिफिशियल मेथड यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डायलिसिस बोलते हैं। तो इस आर्टिफिशियल मेथड में हमने क्या करना है, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने हैं। अब इसमें किडनी का कोई रोल नहीं होगा, इसमें सारे आर्टिफिशियल मेथड होंगे। एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन यूज की जाएगी, उस आर्टिफिशियल किडनी मशीन को हम क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। उस डायलाइजर के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। ब्लड उसमें से पास आउट होता है और उसमें से सारे वेस्ट को क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब डायलिसिस दो तरह की है हमारे पास, द फर्स्ट वन इज हीमोडायलिसिस, द नेक्स्ट वन इज पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर हम बात करें हीमोडायलिसिस की, तो हीमोडायलिसिस में क्या होगा, ब्लड को सर्कुलेट करवाया जाएगा एक मशीन में से, और उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, डायलाइजर यानी आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। और मैंने बताया इस आर्टिफिशियल किडनी में क्या होगा, एक फ्लूइड होगा, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डायलाइजिंग फ्लूइड। अब डायलाइजिंग फ्लूइड की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है विद नाइट्रोजनस वेस्ट। अब जैसे ही ब्लड डायलाइजर में से गुजारा जाएगा तो क्या किया जाएगा, जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना शुरू कर देगा, यूरिया निकाल लेगा, यूरिक एसिड निकाल लेगा, एक्सेस जो हमारे पास वाटर है वो निकाल लेगा। लेकिन जो असेंशियल सब्सटेंस हैं, अमीनो एसिड वगैरह हो गया, अमीनो एसिड के साथ जो है वो फैटी एसिड वगैरह हो गया, आयोन्स वगैरह हो गए, इनको वो कभी भी नहीं निकालेगा। सो हमने कहा ब्लड को किस में से गुजारा जाएगा, डायलाइजर में से गुजारा जाएगा, विच इज एन आर्टिफिशियल किडनी। अब डायलाइजर के अंदर क्या होंगी, मेम्ब्रेन्स होंगी। वो मेम्ब्रेन क्या करेंगी, वो ब्लड को और डायलाइजिंग फ्लूइड को दोनों को क्या रखेंगी, सेपरेट रखेंगी, ताकि दोनों आपस में मिक्स ना हो पाए। फिर क्या होगा, ब्लड जब पास होगा उन मेम्ब्रेन्स में से, तो जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो निकल कर पास आउट होके कहाँ चले जाएंगे, वो डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाएंगे। और जो आपके पास क्लीन ब्लड है वो क्या करेगा, डायलाइजिंग
जो है वो डायलाइजर्स में से बाहर निकल आएगा, उसे वापस हम क्या करते हैं, लगा देते हैं पेशेंट को, और डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर जितने वेस्ट जा चुके हैं डायलाइजिंग फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं, नया डायलाइजिंग फ्लूइड उसमें डाल देते हैं। आइए ज़रा इसकी एनिमेशन समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये याद रखना है कि हीमोडायलिसिस स्टैंड्स फॉर क्लीनिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को क्या करना, क्लीन करना, और ये आर्टिफिशियल मेथड है। ये ज़रा एनिमेशन देखिएगा, इस एनिमेशन में दिखाया जा रहा है कि जी यहाँ पे ब्लड को निकाला जा रहा है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, आर्टरीज में से हमेशा ब्लड को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, और जब ब्लड रिटर्न किया जाएगा तो वो किसको किया जाएगा, वेन को किया जाएगा। अब आर्टरी से क्यों निकाला जा रहा है, वेन से क्यों नहीं निकाल सकते? स्टूडेंट वेन में जो फ्लो होता है वो होता है टुवर्ड्स हार्ट, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो वहाँ पे हमें पंप यूज़ करना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, फोर्सफुली ब्लड को निकालेगा। आर्टरी में क्या होता है, हार्ट ने पंप किया, अब ब्लड मूव कर रहा है, जब मूव कर रहा है तो उसमें स्पीड अच्छी खासी होगी, हम सिर्फ प्रिक करेंगे, खुद ब खुद ही जो है वो ब्लड बाहर आ जाएगा, हमें जो है वो मजीद फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी। खैर, आर्टरी से ब्लड निकल आया, अब ब्लड निकल के उसको पास आउट किया जा रहा है फ्रॉम डायलाइजिंग फ्लूइड, आपको एनिमेशन में वो गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। जब इस डायलाइजर में से गुजरता है तो मैंने कहा इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होगा, और फिर ब्लड को और डायलाइजिंग फ्लूइड को दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या होंगी, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स होंगी। तो ये देखिए जी, ये आपको नज़र आ रही हैं जी मेम्ब्रेन्स। अब इन मेम्ब्रेन्स में क्या है, यहाँ देखिए ये ब्लड पास आउट हो रहा है, और एक तरफ से आपका डायलाइजर है, ये डायलाइजर है आपके पास, और ये आपका ब्लड। तो अब क्या है, इन मेम्ब्रेन्स में से पास आउट हो रहा है कौन, नाइट्रोजनस वेस्ट, और वो कौन रिसीव करता जा रहा है, वो डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो इसको प्रॉपर्ली क्या करता जा रहा है, अब्सॉर्ब करता जा रहा है। और नीचे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो है वो आपका ब्लड विदाउट वेस्ट जो है वो क्या होता जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है। वो जो बाहर निकलेगा वो इस वेन के जरिए आपकी बॉडी को क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जी आपके पास पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होगा, आपके एब्डोमेन के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, और उसकी सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है एपिथेलियम सेल्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। अब क्या किया जाता है, जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाल दिया जाता है। वो क्या करेगा, अपनी सराउंडिंग में से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट करना शुरू कर देगा, और कलेक्ट कर करके डायलाइजिंग फ्लूइड को अच्छी खासा क्या कर देगा, फुल कर देगा। अब जैसे ही डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो अच्छा खासा फिल हो जाएगा बाय अब्सॉर्बिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, इसे क्या कर दिया जाएगा, पंप आउट कर दिया जाएगा, फिर नया डाल दिया जाएगा। तो इसी तरह विद द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल हम डायलाइजिंग फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में डालते रहते हैं और पेरिटोनियल कैविटी से निकालते रहते हैं, ताकि वेस्ट प्रॉपर तरीके से बॉडी से क्या हो जाए, निकाला जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सेस वाटर वगैरह जो है और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगे, और फिर इस डायलाइजिंग फ्लूइड को हम पंप आउट कर देते हैं। किस तरह, इस एनिमेशन में देखिए, ये देखिए जी, यहाँ पे ये जो है ये डायलाइजिंग फ्लूइड डालेगा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और ये सराउंडिंग में जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है उसकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। अब ये वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहेगा फ्लूइड, ये अपनी सराउंडिंग से वेस्ट इकट्ठा करेगा, और वेस्ट इकट्ठा करने के बाद इसको पंप आउट कर दिया जाएगा इसके अंदर, फिर नया डाल दिया जाएगा। इस तरह एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद बार बार इस फिनोमिना को क्या करवाया जाता है, रिपीट करवाया जाता है। नेक्स्ट है जी किडनी ट्रांसप्लांट। तो स्टूडेंट ये जो डायलिसिस वाला हम मेथड कर रहे थे, हमने कहा किडनी ख़राब हो गई है, मजबूरी है, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव नहीं हो रहे, तो हमें क्या करना है, हमें हमें जो है वो डायलिसिस करना है। तो डायलिसिस एक टेम्परेरी मेथड है। अगर आप परमानेंट जो है वो रिकवर होना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ती है, फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ती है। और किडनी ट्रांसप्लांट कब करवाओगे, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आप पहुंच चुके हो, किडनी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। एंड स्टेज ऑफ किडनी जो है वो आपके पास क्या होती है, यूरेमिया होती है, जो बिल्कुल किडनी को क्या शो करती है जी, अब किडनी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उस वक्त डायलिसिस से भी काम नहीं चलता, क्योंकि ये बड़ा एक टेम्परेरी मेथड है, बार बार आपको क्या करवाना पड़ता है, परफॉर्म करवाना पड़ता है। तो फिर आखिरी हल है, आप क्या करें, उसको सर्जिकली रिमूव करवा के किसी डोनर से किडनी को क्या कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। और स्टूडेंट याद रखिएगा, किडनी रिसीव करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होता हो, मैच होता हो, सेल्स की कॉम्पोजिशन क्या होती हो, मैच होती हो। अगर इस बात का ख्याल ना रखा जाए तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जी आपने किडनी रिसीव कर ली, अब रेसिपिएंट की जो इम्यूनिटी होती है वो
इसके ख़िलाफ़ यानी उस डोनर की किडनी के ख़िलाफ़ जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, जिससे किडनी अच्छी खासी डैमेज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम किडनी की टिश्यू रिजेक्शन बोलते हैं। इस बात का ख्याल रखा जाए कि ब्लड सेल्स सेम हो, ब्लड ग्रुप सेम हो, सेल्स की कॉम्पोजिशन क्या हो, सेम हो। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो परमानेंट जो है वो एक हल है अगर क्या हो चुकी है, किडनी ख़राब हो चुकी है। तो ज़्यादातर जो है वो केटीपी के लिए सिलेक्ट होते हैं, वो क्या कौन होते हैं, आपके बहन भाई, क्योंकि आप एक ही पेरेंट से बिलोंग करते हो तो ब्लड ग्रुप सेम होने के चांसेस और सेल्स के सेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका किडनी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। 3-4 लेक्चर हमने लगाए और जिसमें सारा कुछ जो था वो किडनी का हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।